हाय एवरीवन। मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ मेरे इस टीचिंग प्लेटफॉर्म पर। तो होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का हमारा चैप्टर है पादपों में जनन। देखिए, जनन क्यों आवश्यक है, ये इन और जनन की कौन-कौन सी विधियां हैं और कितने प्रकार की होती हैं, ये सब हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अगर जनन नहीं होगा तो जो जाति है वो विलुप्त हो जाएंगी। आपने देखा होगा कि पहले के ज़माने में जो डायनासोर हैं, वो विलुप्त हो रहे हैं। वो विलुप्त क्यों हुए हैं? क्योंकि उनमें जो है जो जैसे हम हैं, इंसान हैं, अगर हम प्रजनन या फिर जनन नहीं होगा, तो एक टाइम के बाद में हम भी विलुप्त हो जाएँगे। उसी प्रकार से जैसे प्लांट्स हैं, अगर सीड्स से जो या फिर अन्य भागों से, पादपों के अन्य भागों से नया जो पौधा बनता है, तो अगर वो पौधा नहीं बनेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है उन पौधों की जाति भी जो है विलुप्त हो जाएँगी। तो इस प्रकार से जो है हमें जनन के बारे में आज पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले भूमिका से। अपने वंश अथवा प्रजाति को बनाए रखने के लिए पादप और जंतुओं के लिए जनन क्या है? आवश्यक है। कक्षा 6 के अध्याय 9 में आपने पढ़ा था कि सभी जीव अपने समान जीवों का जनन करते हैं। जैसे माता-पिता से संतति का जनन होता है। लेकिन पादप कैसे जनन करते हैं और पादप में जनन विभिन्न विधियों द्वारा होता है, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, इस चैप्टर को मैं आपको एक स्लाइड में मेनली बता देती हूँ, जिससे आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या-क्या चीज़ें दी गई हैं। तो इसको हम एक स्लाइड से समझते हैं। देखिए, एक होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। देखिए, सबसे पहले हम अलैंगिक जनन के बारे में देखेंगे कि इसमें कौन-कौन सी विधियाँ हैं। इसमें एक विधि हमारी आती है मुकुलन, एक विधि आती है हमारी खंडन, एक विधि आती है बीजाणु जनन और लास्ट आती है कायिक प्रवर्धन। ये 4 विधि हैं। हम इन 4 विधि के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बाकी और भी अन्य विधियाँ हैं, लेकिन 7th के चैप्टर में हम 7th क्लास के इस चैप्टर में हम इन्हीं विधि के बारे में पढ़ेंगे और बाकी जो डिटेल है वो आगे 8th 9th क्लास इनमें आती हैं, तो हम वहाँ पर पढ़ेंगे। अभी हमारे लिए जितना ज़रूरी है हम वो देखेंगे। तो इसमें देखिए, सबसे पहले एक तो मुकुलन हो गया, खंडन हो गया और बीजाणु जनन और कायिक प्रवर्धन। अब हम सबसे पहले देखेंगे मुकुलन के बारे में कि मुकुलन होता क्या है। तो आइए देखते हैं हम मुकुलन के बारे में। इसको हम अच्छे से समझते हैं। मुकुलन किसमें होता है? ये पाया जाता है हाइड्रा और ईस्ट में। देखिए, क्या होता है कि ये अलैंगिक जनन की एक विधि है। इसमें क्या होता है कि मुकुलन के पैतृक जीव से शरीर के किसी एक भाग में हमें क्या देखने को मिलेगी? वृद्धि देखने को मिलेगी। और जो वृद्धि है, वो जो है पैतृक जीव के साथ धीरे-धीरे बढ़ती जाती है और उससे जो क्या हो जाता है, पूर्ण जीव में उसका निर्माण हो जाता है। और जो जैसे मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाऊँ, मान लीजिए ये हाइड्रा है। तो हाइड्रा में यहाँ पर एक हमें वृद्धि देखने को मिली। ये यहाँ से एक बड निकली। उसके बाद में क्या किया, ये बड
में और वृद्धि होती गई। तो उसके बाद में ये जो है पैतृक जीव से अलग हो जाती है यहाँ से और एक नए जीव का निर्माण करती है। इसी को हम क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। आपको ये एग्जाम्पल याद रखना है। यहाँ पर आपको ईस्ट का ये एग्जाम्पल भी याद रखना है और हाइड्रा ये एग्जाम्पल भी याद रखना है। अब हम देखते हैं दूसरी अलैंगिक जनन की विधि। अब हम देखते हैं खंडन विधि के बारे में। हम इनसे थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, उसके बाद में हम एनसीईआरटी में जो दिया गया है उसको भी हम पढ़ेंगे। खंडन विधि ये किसमें पाई जाती है? ये पाई जाती है हमारे शैवाल। शैवाल आप सभी को पता है शैवाल क्या होता है। देखिए शैवाल मेनली जो है आपने देखा होगा समुद्रों में जो है हमें शैवाल देखने को मिलते हैं। आपने काई देखी होगी पानी में, तो उसी को हम क्या कहते हैं? शैवाल। अब इसमें कैसे खंडन होता है ये डायग्राम से समझते हैं। ये शैवाल है, ये जल और पोषक तत्व इसमें क्या होते हैं? उपलब्ध होते हैं। तो शैवाल क्या करती है? वृद्धि करती है और तेजी से इसमें क्या होता है? खंडन होता है। तो ये दो भागों में टूट जाती हैं, दो खंडों में विघटित हो जाती हैं अथवा नए खंड का निर्माण करती हैं, नए जीव का निर्माण करती हैं। इस प्रकार से इसमें जो है खंडन की विधि होती है और ये बहुत कम समय में जो है बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं, ये और अधिक भागों में टूट जाते हैं। तो ये ऐसे इसमें अलैंगिक जनन की विधि होती है। अब हम कुछ अन्य प्रकार की विधि भी देखेंगे। अब देखते हैं हम नंबर 3 बीजाणु जनन या फिर बीजाणु निर्माण। बीजाणु निर्माण या फिर बीजाणु जनन। इसमें देखिए ये किसमें पाई जाती हैं? कवक में, कवक में, फर्न में और मोस में, मोस में। तो यहाँ पर एक हमने कवक लिया, तो यहाँ पर ये जो कवक है इनके बीजाणु बीजाणु में क्या होता है? बीजाणु जनन होता है। नए जीवों की उत्पत्ति किसके माध्यम से होगी? इसमें बीजाणु के माध्यम से होती है। इसमें कुछ और एग्जाम्पल है, राइजोपस भी आप बोल सकते हैं। तो इसमें बीजाणु संरचना के थ्रू जो है नए जीव का निर्माण होता है, इसीलिए इसको बीजाणु निर्माण या फिर बीजाणु जनन की क्रिया कहते हैं। इसमें देखिए मेन पॉइंट है कि इनके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं कि किस कौन से में कौन सा जनन पाया जाता है। तो इसके एग्जाम्पल आपको मेनली याद रखने हैं। फिर हमारी आती है फोर्थ विधि, कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन देखिए कायिक प्रवर्धन आपको पादप के अलग अलग पार्ट में देखने को मिलेगा। जैसे आप देखेंगे पत्ती, पत्ती में अगर कायिक प्रवर्धन होता है तो ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम आपने नाम सुना होगा। तो इसमें जो जनन होता है
वो पत्ती के माध्यम से होता है। ऐसे ही आपने सुना होगा कि जो जड़, इसमें क्या एग्जाम्पल आते हैं? डहेलिया। इसके जड़ वाले भाग में जनन होता है। इमली, आपने शकरकंद भी सुना होगा। तो इन भागों में जो है जनन पाया जाता है। अगर हम तने का एग्जाम्पल ले, तने में जनन, तो देखिए अंगूर, गुलाब और मनी प्लांट। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि हम कैसे पहचाने कि लैंगिक जनन किसमें होता है और अलैंगिक जनन। देखिए आप सिंपल सा समझिए, जो लैंगिक जनन है उसमें क्या होंगे? लैंगिक जनन में किन में होगा? जिनमें सीड्स प्रेजेंट होंगे। और अलैंगिक जनन कहाँ होगा? जिनमें सीड्स नहीं होंगे। तो ये सिंपल सी बात आपको समझ में आई होगी। अब आप पता लगा सकते हैं कि किसमें लैंगिक जनन पाया जाएगा और किसमें अलैंगिक जनन पाया जाएगा। देखिए, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं कायिक प्रवर्धन के, तो उसमें देखिए जैसे पत्ती है, उसमें पत्ती में जनन हो रहा है, तो इसका एग्जाम्पल हमने देखा ब्रायोफिलम। जैसे गुलाब है, आप गुलाब को बीज से थोड़ी लगाते हैं, है ना? उसकी क्या करते हैं, उसकी एक टहनी टहनी को लेते हैं और टहनी को आप लगाते हैं तो क्या है, नया पौधा विकसित हो जाता है। कायिक प्रवर्धन का मतलब ही ये है कि पैतृक पौधे के किसी एक भाग या जड़ हो, तना हो, पत्ती हो, काटकर अगर हम अन्य स्थान पर लगा देंगे तो उससे कुछ समय पश्चात हम देखेंगे कि नए पादप में रूपांतरित हो जाएगी। तो उसी को हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन की विधि कहते हैं, जो कि कायिक प्रवर्धन में शामिल है। अब हम यही सारी चीजें एनसीईआरटी के थ्रू लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। जनन की विधियां। अधिकांश पादपों में मूल तना और पत्तियां होती हैं और ये पादप के क्या कहलाते हैं? कायिक अंग कहलाते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले अब देखेंगे कायिक प्रवर्धन कि एक प्रकार का अलैंगिक जनन हमने देखा, जिसमें पादप के जो हम मूल, तने, पत्ती और कली, मुकुल जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप हम प्राप्त करते हैं। चूंकि जनन पादप के कायिक भागों में मुख्यतः इसे क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन कहते हैं। देखिए पहेली यह समझती थी कि नए पादप सदैव बीजों से ही उगते हैं, लेकिन उसने कभी गन्ना, आलू और गुलाब के बीज नहीं देखे थे। यह जानना चाहती कि ये पादप जनन कैसे करते हैं। तो वही बात है, ये किससे? कायिक प्रवर्धन की विधि से जनन करते हैं। देखिए आप आलू को कट करके लगाएंगे तो आलू उग जाते हैं। आपने आलू में देखा होगा कि आइज प्रेजेंट होती हैं, जिन स्ट्रक्चर को आइज कहते हैं। तो उनके भाग को आप कट करके लगाएंगे तो आपको देखेंगे कि नया जो है पादप हमें प्राप्त हो जाता है। जैसे कलम, शाखा के टुकड़े को जो है कर्तन कर्तन या फिर कलम कहते हैं। कलम को मिट्टी में, अब देखिए कर्तन कर्तन में हम किसी पौधे के जड़, तना या फिर पत्ती के भाग को काट कर लगाते हैं, तो उसी को कर्तन या फिर कलम कहते हैं। जैसे हम गुलाब की अ, तने की कलम देखेंगे तो इससे क्या होगा, हमें नया पौधा मिल जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ पर कायिक कलिकाएं, तो देखिए आपने पुष्प कलिकाओं से पुष्पों को खिलते देखा होगा। पुष्प कलिकाओं के अतिरिक्त पत्तियों के कक्ष या फिर पत्ती के पर्व संधि से जुड़ाव के बिंदु में भी कलिकाएं या मुकुल होती हैं और ये कलिकाएं जो है प्ररोह या फिर अंकुरों के रूप में विकसित हो जाती हैं और कायिक कलिकाएं कहलाती हैं। कली में एक छोटा सा तना होता है जिसके चारों ओर अपरिपक्व पत्तियां एक एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित रहती हैं और कायिक कलिकाएं भी जो है नए पादप को जन्म देती हैं।
छत चिहन को आँख कहते हैं। देखिए आलू में देखिए यहाँ पर आलू दिया गया है और इसमें ये आलू की आँख है और इससे जो है नए आलू के पौधे को हम विकसित कर सकते हैं। ऐसे ही अदरक में होता है और कुछ एग्जाम्पल भी हैं, जैसे पत्ती के एग्जाम्पल है। ब्रायोफिल्म आप किसको बोलते हैं? पत्थर चट्टा। ये आपको अब हर घर में देखने को मिल जाएगा। पत्ती के किनारे के गर्त में कलिकाएं होती हैं। पादप की जो पत्ती है आर्द्र मृदा पर गिर जाए तो प्रत्येक कलिका मुकुल नए पादप को जन्म दे सकती हैं और कुछ पादपों की जो जड़ें हैं वो भी नए पादपों को जन्म दे सकती हैं। उदाहरण के लिए शकरकंद, डहेलिया, इसमें इमली भी हम ऐड कर सकते हैं। ये यहाँ पर देखिए ब्रायोफिल्म का हमें चित्र दिया गया है। ये जो किनारे पर कलिकाएं हैं, इससे क्या है नए पादप विकसित हो जाता है। और कैक्टस जैसे पादप के वे भाग हैं जो मुख्य पादप से अलग विलग्न हो जाते हैं और नए पादप को जन्म देते हैं। प्रत्येक विलग्न भाग नए पादप के रूप में वृद्धि कर सकता है। हमने कायिक प्रवर्धन के बारे में देख लिया, हमने एग्जाम्पल को देख लिया, हमने विधि को देख लिया, किस प्रकार से जो है नए पादप बनते हैं। अब हम देखते हैं मुकुलन। हमने मुकुलन को स्लाइड पर देखा था, अब हम एनसीईआरटी के बेसिस पे इसको पढ़ते हैं। आपने पहले ईस्ट के बारे में देखा है या फिर पढ़ा है, जिसे केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। इसके लिए यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो ईस्ट जो है कुछ ही घंटों में जो है वृद्धि करके गुणन करके जनन करने लगते हैं। ईस्ट जो है एक कोशिकीय के जीव है। आइए हम देखते हैं कि ये जनन कैसे करता है। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, तो देखिए यहाँ पर ये ईस्ट है। जैसे हमने हाइड्रा में देखा, हाइड्रा भी इसका एग्जाम्पल है। जैसे हमने हाइड्रा में देखा वैसे ही जो है ये ईस्ट में भी होता है मुकुलन। तो देखिए ईस्ट में ये वृद्धि करके एक नई बड का निर्माण करता है और जो ये नई बड है वो जो है इससे अलग हो जाती है। तो उससे जो बड अलग हुई है वो एक नए जो है पादप का निर्माण करती हैं। उसी को क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। ईस्ट कोशिका के बाहर निकलने वाले छोटे बल्ब जैसे प्रवर्ध मुकुल या फिर कली कहलाता है। मुकुल जो है क्रमशः वृद्धि करता है और जनन कोशिका से विलग्न होकर नई ईस्ट कोशिका बनाता है और नई ईस्ट कोशिका जो है विकसित होकर परिपक्व हो जाती है और फिर नई ईस्ट कोशिकाएं बनाती हैं और ये प्रक्रम चलता रहता है। जैसे इंसान है, पैतृक पेरेंट्स के द्वारा जो है बच्चे पैदा किए जाते हैं, तो वो जो है वो प्रक्रिया चलती रहती है। तभी तो जो है आगे जो है जनन की प्रक्रिया चलती रहती है और नए जो है जाति या फिर वंश जो है वो आगे बढ़ता रहता है। ऐसे ही प्लांट्स में होता है। तो अब एक और विधि है अलैंगिक जनन की, खंडन। खंडन में हमने देखा था शैवाल का एग्जाम्पल था। जो अवपंकी गुच्छे आपने तालाबों, ठहरे हुए पानी के अन्य जलाशयों में हरे रंग के अवपंकी गुच्छे जिसको काई बोलते हैं तैरते हुए देखा होगा, वही क्या है? शैवाल है। जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से जो है खंडन द्वारा गुणन करते हैं। शैवाल 2 या 2 से अधिक खंडों में विघटित हो जाते हैं और ये जो है खंड जो है अथवा टुकड़े जीवों में वृद्धि कर जाते हैं और यह प्रक्रम निरंतर चलता रहता है। अब हम 4th नंबर पर देखते हैं बीजाणु निर्माण। डबल रोटी पर रुई के जाल में बीजाणुओं को देखिए और बीजाणु निर्मुक्त होते हैं तो वायु में तैरते रहते हैं। चूंकि ये बहुत हल्के होते हैं इसलिए लंबी दूरी तक जा सकते हैं और बीजाणु जो है लैंगिक जनन ही करते हैं। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप, निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में झेलने के लिए एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढका रहता है और इसलिए लंबे समय तक जो है जीवित रह सकते हैं और अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव में जो है विकसित हो जाते हैं। इसके एग्जाम्पल है मोमोस, फर्न में पादप में भी जनन बीजाणुओं द्वारा होता है और इसका एक एग्जाम्पल है कवक। अब आप कुछ लोगों का डाउट होता है कि सर कवक और शैवाल में हमें कि मतलब
डाउट रहता है कुछ बच्चों का। तो आप हमें बताइए कि इसको हम डिफरेंस कैसे पता करें? देखिए जो शैवाल होता है ना, उसमें क्या होता है फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस होता है, तो ये भोजन बनाता है। लेकिन कवक में है ना फोटोसिंथेसिस नहीं होता, इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता, ये भोजन नहीं बनाता है। हाँ, लेकिन ये जब सहसंबंध स्थापित करते हैं कवक और शैवाल, तो कवक जो है शैवाल को आवास प्रदान करवाता है। ये हमने पढ़ा था पिछले सेशन में। तो ये देखिए कि ये इसमें डिफरेंस होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। यहाँ तक हमारे जो है अलैंगिक जनन की विधियाँ समाप्त हो गई हैं। अब हम जो है लैंगिक जनन के बारे में देखेंगे। यहाँ तक सब क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं आपका? अगर कोई डाउट हो या फिर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अब हम लैंगिक जनन के बारे में देखते हैं। देखिए लैंगिक जनन में एक होता है मेल पार्ट और एक होता है फीमेल पार्ट। ये मेल पार्ट का मैं डायग्राम बना रही हूँ। तो इसमें ये होता है फिलामेंट और यहाँ पर ये होता है एंथर, जिसको हम पुंकेसर कहते हैं। और यहाँ पर ये मैं बना रही हूँ फीमेल पार्ट का डायग्राम। इसमें इसको बोलते हैं स्टाइल। ये ओवरी होती हैं और ये होता है स्टिग्मा। तो देखिए जिसमें केवल मेल और फीमेल पार्ट में सिर्फ एक पार्ट पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एक लिंगी पुष्प। उसको हम क्या कहते हैं? एक लिंगी। यदि एक ही पादप में दोनों पार्ट पाए जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो जो लैंगिक जनन है, तो उसमें जो बीज कैसे जो है परागण की क्रिया करते हैं। अब इसमें एक आता है परागण। परागण कैसे होता है? परागण पोलिनेशन जिसको कहते हैं। पोलिनेशन किस प्रकार से होता है? तो देखिए जब आप देखिए, आप देखते होंगे कि जो बीज हैं, हमने बीज लगाए, उससे जो है हमें जो है पौधे मिले, पौधे उत्पन्न हुए। तो जो है ये बहुत सारे क्षेत्रों में फैले रहते हैं। तो इनका जो स्थानांतरण है वो कौन करता है? तो परागण कौन-कौन सी विधियों द्वारा होता है? जैसे आपने देखा होगा, अब हमने सरसों लगाते हैं, सरसों की फसल लगाते हैं, तो हम वहाँ पर अगर जो किसान है वो काम कर रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा कि कुछ जो है, कुछ जो बीज जो है उनके जो है कपड़ों पर लगकर जो है वो आ जाते हैं। तो उनके जो जो परागण है वो क्या होते हैं? चिपक कर आ जाते हैं। और उसी से क्या परागकणों का जो है परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण। देखिए परागकणों का परागकोश परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र यहाँ पर स्टिग्मा, इसको वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिकाग्र पर जो स्थानांतरण की प्रक्रिया है, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है हमारी परागण। तो ये कीटों द्वारा होता है, वायु द्वारा हो सकता है और अन्य पक्षियों द्वारा भी ये जो है हो सकता है। तो आई होप यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत परागण के बारे में भी समझ में आएगा और एक लिंगी और द्विलिंगी पुष्प क्या होते हैं वो भी आपको समझ में आया होगा और मेल पार्ट में कौन-कौन से पार्ट होते हैं और फीमेल में कौन-कौन से जो है भाग होते हैं, वो भी आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि एनसीईआरटी की लाइन में क्या-क्या दे रखा है। ऐसे पुष्प जिसमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एक लिंगी पुष्प कहते हैं। या तो उसमें पुंकेसर हो या फिर स्त्री केसर हो, या तो उसमें नर हो या फिर उसमें मादा हो। जिन पुष्पों में केवल पुंकेसर या स्त्रीकेसर हो उसे एक लिंगी और जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों
ही हों, उसको क्या कहलाता है? द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। जैसे मक्का, पपीता, ककड़ी या खीरे के पौधे में जो है एक लिंगी पुष्प होते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम्पल इम्पोर्टेंट होते हैं, इसको आपको याद रखने हैं। जबकि सरसों में, गुलाब में, पिटूनिया में, इनमें क्या होता है? द्विलिंगी होता है, द्विलिंगी पुष्प होते हैं। अब यहाँ पर डायग्राम दिया गया है। जो मैंने आपको डायग्राम दिया, वही यहाँ पर जो है दिया गया है। ये क्या है? परागकोश, जिसको हम एंथर, और ये होता है पोतंतु या फिर फिलामेंट। यहाँ पर ये स्त्री केसर के जनन अंग है। इसमें वृत्तिकाग्र, जिसको स्टिग्मा, वृत्तिका स्टाइल, और यहाँ पर क्या है? बीजांड। यहाँ पर क्या है? अंडाशय, ओवुल, ओवरी। तो यहाँ तक हमको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि पुंकेसर में जो है परागकोश और तंतु को जो है पहचान सकते हैं। परागकोश में परागण होते हैं जो नर युग्मकों को बनाते हैं, और स्त्री केसर में क्या होते हैं? वृत्तिकाग्र होता है, वृत्तिका और अंडाशय होते हैं। अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं, और मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण जो है बीजांड में होता है। और लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मन से जो है युग्मनज बनता है। देखिए यहाँ पर नर लिंग कोशिका, यहाँ पर हमने ली नर लिंग कोशिका, और यहाँ पर मादा लिंग कोशिका। इसमें नर युग्मक और शुक्राणु पाए जाते हैं, और इसमें मादा युग्मक और अंडाणु पाए जाते हैं, और अंडाणु। अब देखिए इन दोनों का मिलान होगा, और इससे क्या है? नए जीव की उत्पत्ति होगी, नए जीव की उत्पत्ति। जब नर का शुक्राणु मादा के अंडाणु से मिलता है तो नया जीव उत्पन्न होता है। ठीक है? ऐसे ही पुष्प में होता है। पुष्प में जो है नर और मादा युग्मकों के युग्मन से जो है युग्मनज बना। अब हम देखते हैं परागण के बारे में। हमने परागण के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। अब हम एनसीईआरटी में देखते हैं क्या-क्या दिया गया है, डिटेल में दिया गया है यहाँ पर। सामान्यतः परागकणों में दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है जो उन्हें सूखने से बचाता है, क्योंकि परागकण क्या होते हैं? हल्के होते हैं। वह वायु अथवा जल द्वारा बहाकर ले जाए जा सकते हैं, और पुष्पों पर बैठने वाले कीटों के शरीर पर परागण क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। और जब कीट उसी प्रकार के किसी अन्य पुष्प पर बैठते हैं, तो पुष्प के वर्तिकाग्र पर कुछ परागण गिर जाते हैं, और पराग कणों का जो है परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण जो है परागण कहलाता है। यदि परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो वह क्या कहलाते हैं? स्व परागण कहलाते हैं, सेल्फ पोलिनेशन कहलाते हैं। जब उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, और जब पुष्प के परागण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसको क्या कहते हैं? क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। उसको कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। तो इसमें डायग्राम दिया गया है सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। जो वर्तिकाग्र हैं वो क्या अपने ही पुष्प के जो परागण है वो अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर रहे हैं, और जो परागण है वो अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर रहे हैं, उसको कहते हैं हम क्रॉस पोलिनेशन। यहाँ तक आपको समझ में आया? हमने देखिए अलैंगिक जनन की विधियां देखी। लैंगिक विधि में हमने एक लिंगी और द्विलिंगी देखा, कौन-कौन से पुष्प, और उसमें हमने देखिए नर और मादा जो है जनन अंगों के बारे में देखा। उसके बाद में हमने परागण के बारे में पढ़ा। परागण में भी 2 प्रकार के परागण, स्वपरागण, परपरागण। अब हम देखते हैं निषेचन के बारे में। निषेचन
फर्टिलाइजेशन। नर अथवा मादा युग्मकों के युग्मन से संयोग द्वारा बनी कोशिका क्या कहलाती है? युग्मनज कहलाती है। और युग्मन का जो प्रक्रम है वो क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। और युग्मनज से जो है भ्रूण विकसित होता है। आप ऐसे समझिए, पुष्प है, पुष्प में निषेचन हुआ, निषेचन से क्या बना? फल बना, फल से क्या बना? बीज बना, और बीज से क्या बना? नया पौधा बना। तो ऐसे क्या है, निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। निषेचन और युग्मनज का निर्माण। यहाँ पर ये अंड कोशिका है, अंकुरित होता परागकण, इसमें परागनलिका का निर्माण हो जाता है और फिर युग्मनज निर्माण होता है। इसको हम एक डिटेल में और पढ़ लेते हैं। देखिए, निषेचन किसे कहते हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने को या उनके संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। अब मनुष्य में लैंगिक जनन कैसे? देखिए यहाँ पर ये नर युग्मक है, ये मादा युग्मक। इनका क्या हुआ? संलयन हुआ और क्या हुआ? निषेचन हुआ। निषेचन से क्या बना? जाइगोट बना, जिसको हम युग्मनज कहते हैं। युग्मनज बना। अब युग्मनज से भ्रूण बना, एम्ब्रियो बना, और एम्ब्रियो से जो है कंप्लीट बॉडी, कंप्लीट बॉडी बनी, कंप्लीट बॉडी का निर्माण हुआ। तो नर युग्मक के शुक्राणु भाग से और मादा युग्मक के अंडाणु भाग से संलयन होकर निषेचन हुआ। निषेचन से जो है जाइगोट बना, जाइगोट से जो है एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से कंप्लीट बॉडी बनी। ये आरेख आपको याद रखना है। आई होप यहाँ तक आपको निषेचन के बारे में और बाकी युग्मनज वगैरह क्या होता है उनके बारे में आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं कि फल और बीज का विकास कैसे होता है। देखिए, निषेचन के पश्चात जो है अंडाशय फल में विकसित हो जाता है, जबकि पुष्प के अन्य भाग जो है मुरझाकर गिर जाते हैं और परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है और बीजांड से जो है बीज विकसित होता है। बीजांड से क्या बना? बीज। और बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर रहता है। कुछ फल जो है गुद्देदार और रसीले होते हैं, जैसे आम, सेब, संतरा। और कुछ फल जो है कठोर होते हैं, जैसे बादाम और अखरोट। देखिए, सेब, ये क्या होते हैं? गुद्देदार भाग होता है इनका। और ये क्या है? कठोर भाग होते हैं, बादाम वगैरह। तो इसमें मेन बात यही थी कि बीजांड से बीज बना और बीज में से एक भ्रूण का विकास हुआ। अब बीज प्रकीर्णन कैसे होता है? प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाएंगे। ऐसे बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होता है। कभी-कभी किसी वन अथवा खेत या फिर उद्यान में चहलकदमी करते समय आपको अपने वस्त्रों पर फलों के बीज चिपके हुए दिखाई देंगे। क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया है कि ये बीज आपके वस्त्रों पर कैसे चिपक जाते हैं? और कल्पना कीजिए कि किसी पादप के सभी बीज एक ही स्थान पर गिरकर वहीं उगाए हैं। आपके विचार में इस परिस्थिति में क्या होगा? पादप के नवोदित नए उगे पौधों के बीच जो है धूप, जल, खनिजों के स्थान के लिए जो है गंभीर स्पर्धा होगी। संभवतः उनमें से कोई भी स्वस्थ पादप के रूप में विकसित नहीं होगा। पादपों के बीजों के प्रकीर्णन से जो है लाभ होता है और इसमें एक ही प्रकार के नवोद्भिदों में जो है सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों के लिए जो है प्रतिस्पर्धा जो है संभावना कम हो जाती है और प्रकीर्णन पादप को जो है व्यापक क्षेत्र में वितरित होने में सहायक होता है, ताकि वे नए आवासों में अपनी पकड़ बनाने में समर्थ हो सके। देखिए यहाँ पर बीजों का फैलाव। आपने देखा होगा कि कभी किसी ने वहां पर बीज लगाए भी नहीं होते हैं और वहां पर क्या है, पौधे उग जाते हैं। वो ऐसे ही थोड़ी ना उगे हैं बिना बीज के।
तो वो क्या होता है कि जब हम कहीं पर जैसे खेतों में बीज लगे हुए हैं, जैसे मान लो सरसों की फसल लगी हुई है, हम वहाँ पर हैं, तो वो हमारे जो है चिपक कर आते हैं और हम जहाँ-जहाँ जाते हैं, वो वहाँ पर गिरते हुए जाते हैं। तो ऐसे जो है, वहाँ पर पौधे विकसित हो जाते हैं। इसमें देखिए सेहिजन या फिर ड्रमस्टिक और द्विफल मैपिल के बीज। प्रकृति में पादप के फलों और बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। सेहिजन या फिर ड्रमस्टिक तथा द्विफल मैपिल जैसे पादप के पंख युक्त जो बीज हैं, वो घासों के हल्के बीज अथवा आक, मदार के रोम युक्त बीज और सूरजमुखी के रोम युक्त फल पवन के साथ उड़कर जो है सुदूर स्थानों पर चले जाते हैं, दूर स्थानों पर। और कुछ बीज जो है जल द्वारा प्रकीर्णित होते हैं और ऐसे बीजों अथवा फल के आवरण स्पंजी और तंतुमय होते हैं, ताकि वे जल में प्लवन या फिर तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकें। उदाहरण के लिए जैसे नारियल हो गया। कुछ बीज जंतुओं द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, विशेष रूप से जो है कांटेदार बीज जिनमें हुक जैसी संरचनाएँ पाई जाती हैं, जिनमें बीज जंतुओं के शरीर पर चिपक जाते हैं और दूरस्थ स्थानों पर चले जाते हैं। जैसे यूरेना हो गया और ज़ेंथियम, ये जंतुओं द्वारा जो है बीज प्रकीर्णन होता है। और कुछ पौधों के फल जो है झटके के साथ फट जाते हैं और जिससे उनके अंदर स्थित बीज प्रकीर्णित हो जाते हैं और बीज जनक पादप दूर जाकर गिरते हैं। जैसे अरन और बालसम के पादप में ऐसा ही होता है। तो आपको यहाँ पर ये याद रख लेना है कि प्रकृत जल और जंतुओं के द्वारा जो है बीज प्रकीर्णन, ये एग्ज़ाम्पल याद रखने हैं आपको। और यहाँ पर ये यूरेना और ज़ेंथियम जिनमें जंतुओं द्वारा जो है बीज प्रकीर्णन, और यहाँ पर जो है इनके फल जो है फटकर दूर स्थानों पर जाते हैं, जिससे बीज प्रकीर्णित हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें देख ली। अब आते हैं की पॉइंट पर। ये हमने इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया है। यहाँ पर ये समरी दी जाती है। ये आपके रिवीजन के लिए बेस्ट होती है। आप चैप्टर पढ़ने के बाद में जब दोबारा आप इस चैप्टर को पढ़ें, तो साथ में ये समरी पढ़ना ज़रूरी है। इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। इसमें मेन पॉइंट दिए रहते हैं कि चैप्टर में क्या-क्या बताया गया है। और आगे जो है, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन दिए गए हैं कि जनक पादप के कायिक भागों से नए पादप के उत्पादन का जो प्रक्रम क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा कायिक प्रवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे पुष्पों को जिनमें केवल नर अथवा मादा जनन अंग होता है, क्या कहलाता है? एकलिंगी पुष्प। और जिसमें दोनों प्रेजेंट हों उसको क्या कहेंगे? ये आप लोग कमेंट में बताना। परागकणों या उसी अथवा उसी प्रकार के अन्य पुष्प के परागकोशों से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण का जो प्रक्रम क्या कहलाता है? परागण। नर अथवा मादा युग्मकों का युग्मन क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। निषेचन के बारे में हमने पढ़ा। बीज प्रकीर्णन और के द्वारा होता है, किस-किस के द्वारा होता है? तो आप लोगों के लिए ये होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।